नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। उपन्यास के 10 भाग आप सुन चुके हैं। कहानी हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उपन्यास लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। सुधा की शादी हो जाती है और चंद्र का रिसर्च वर्क भी पूरा हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पाते। सुधा भी चंद्र को नहीं भूल पाती है और चंद्र भी सुधा को नहीं भूल पाता है। धीरे धीरे चंद्र का मन सुधा की तरफ से हटने लगता है और वो पम्मी के साथ ज़्यादा समय बिताने लगता है। ज़्यादा समय बिताने की वजह से धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि सुधा को पूरी तरह से भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर से दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर अभी भी सुधा को मन ही मन बहुत ही प्रेम करता है और उसकी यादें उसके मन में बसी हुई हैं। चंद्र बिंती के साथ भी बेरुखी का व्यवहार करता है, लेकिन बीच में एक दिन गेसु मिलने आती है और गेसु उसको बताती है कि उसकी शादी अख्तर मियाँ से नहीं हुई, बल्कि उसने उसकी बहन फूल को पसंद किया और उसी के साथ विवाह किया। लेकिन मन ही मन वह अख्तर मियाँ को दोषी नहीं मानती है, ना ही उसे बदला लेना चाहती है, बल्कि आजीवन अब शादी न करने का उसने फैसला ले लिया है। और उसके मन की पवित्रता को देखकर चंद्र को याद आता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रेम भी पवित्र था, लेकिन धीरे धीरे उसने उस पवित्रता को मार दिया है। वह स्नेह और वासना के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहा है और उसी के बीच में उलझ गया है। काफ़ी दिनों तक वो पम्मी से मिलने नहीं जाता और नहीं जाने के बाद पम्मी अचानक से एक दिन उसके घर पर आती है, एक बड़ा सा पत्र उसके हाथ में थमाती है और चली जाती है। पत्र पढ़ने पर उसको पता लगता है कि पम्मी समझ गई है कि चंद्र उससे प्रेम नहीं करता और पम्मी भी स्वीकार करती है। साथ में उसको कोई ग्लानि भी महसूस नहीं होती कि वह चंद्र से प्यार नहीं करती, बल्कि उसको पाना चाहती थी। और अब वो थक गई है भाग भाग कर। अब उसको अपने पति के पास वापस जाना है और उसको पूरा विश्वास है कि उसका पति उसको माफ़ कर देगा और वो एक बंधन में बंधना चाहती है, शादी के बंधन में बंधना चाहती है। उसके बाद चंद्र समझ नहीं पाता, उसके मन में बहुत अंतर्द्वंद होता है। वो अपने ही आप से बातें करता है, अपने ही आप को कचोटता है और उसके मन की दुविधा की जो स्थिति है वो दिखाई गई है। आइए आगे देखते हैं क्या वो अपने अंतर्द्वंद से जीत पाता है। आगे हमारा उपन्यास किस मोड़ पर पहुंचता है। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, ये व्यंग में नहीं सह सकता। यहाँ तक हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आइए आगे जानते हैं। मैं क्या करता, कैसी लाचारी का स्वर है। छी, असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करने चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत। नेति में न तो केवल एक वर्ण है, इति 2 वर्ण हैं। एक निषेध तो कम से कम 2 स्वीकृतियाँ। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने। मैं नहीं समझ पाता, ये दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए। छी, लेकिन मैं कितना थक गया था, ये तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में। और कोई होता तो मर गया होता, मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूँ, ये रास्ता छोड़ दूँ, ये व्यक्तित्व तोड़ डालूँ। फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। छी, देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफ़र तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं। मैं जानता हूँ तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज़ को भी चुप कराना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू अब। तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंद्र सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज़्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी।
अपने अपराध की चेतना से वे बोल ही नहीं पा रहा था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियाँ तक मिट गई हों। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झर गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, विनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको। इसी मनस्थिति में एक दिन गेसू ने उसे बुलाया। वह गया। गेसू की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसू ने पर्दे में से ही बातें की। गेसू ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी ही आएगी गेसू से मिलने। गेसू को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंद्र के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंद्र जब तक घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंद्र, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊँगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे ये भी मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतजाम करना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुँचूँगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंद्र ने घर की ओर एक नज़र दौड़ाई। सिवाय ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसू सच ही कह रही थी, जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो। बस मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिम बरसने वाली हैं। जब बादल बहुत नज़दीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज़ वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों-ज्यों सुधा के आने का दिन नज़दीक आ रहा था, चंद्र के मन में हवाएं करवटें बदलने लग रही थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंद्र अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कॉपियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितुर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंद्र जब बेहद दुखी होता तो वह कॉपियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंद्र का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसके मन ने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया। उस दिन चंद्र एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहाँ उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा जो बिनती नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे।
ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वह धीरे धीरे चंद्र की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे ही उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंद्र को लगा जैसे ये उसके प्यार का सितारा है जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग आया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार होने, मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूँगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ने? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंद्र की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंद्र, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंद्र हो, अपनी सुधा के चंद्र, हिरनी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंद्र। तैयार होकर चंद्र जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंद्र को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंद्र पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंद्र के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे वह गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी जो आते ही चंद्र को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कूलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंद्र पागलों सा इस भीड़ को चीरकर डिब्बे देखने लगा। एक दफ़े पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंद्र मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वह डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई। आई है, देखो ने, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंद्र से बोला, पंखा लाओ। चंद्र हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंद्र के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंद्र की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और ही था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की सम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंद्र? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंद्र चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंद्र ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फट पड़ती हैं। वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंद्र पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी, सुधा ने दवा पी
और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंद्र अच्छे तो हो, इतने दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया है सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है। चंद्र चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंद्र बैठे। कैलाश बोला, चंद्र तुम बहुत धीमी ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंद्र कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंद्र के कॉलेज के बारे में बात करते रहे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंद्र तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा तक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। वहाँ कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊँगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊँगा। लौट कर दिन भर रहूँगा। इन्हें छोड़ जाओगी? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंद्र ने कुछ घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो, कैलाश बोला और चंद्र के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंद्र मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा ताकि सुधा ने सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने सा है। ये मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंद्र। और फिर आज के युग में चंद्र से कुछ जवाब नहीं दिया गया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंद्र उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबसे उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश मुंह हाथ धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी मुंह हाथ धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहा कर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंद्र, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊँगा। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह, दामाद हुई कि अकेली चाय पीबो भैया। अभी डॉक्टर साहब सुने ही तो कहीं। माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूँ, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंद्र, चाय पियो। सुधा को आने दो, चंद्र बोला। वह पूजा पाठ करके खाती है। पूजा पाठ? चंद्र दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती है। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज़्यादा पक्की पुजारिन बन गई है। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला, यार ये मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंद्र कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दे दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंद्र ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएं। नहीं, देखो गलत मत समझो, मैं ये नहीं कहता कि इनकी गलती है, ये तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला, न इसमें मेरा कसूर और न इनका। मैं चाहता था कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती, मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगनी होती, इसलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति में नहीं, इसलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण ही नहीं कर पाई। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है। बुरा न मानना, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाया क्या। और स्वास्थ्य के मामले में इतनी लापरवाह है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। बाकी और देख कर बोला, मेरी अटैची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊँ, वरना दोपहर में तपना होगा। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, सक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देता। हाँ, अक्सर ये दुखी हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। वैसे मैं इन्हें भरसक सुखी रहने का प्रयास करता हूँ, और ये भी जायज़ नाजायज़ हर इच्छा के सामने झुक जाती है, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है।
वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी जलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही होगा। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए अटैची सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंद्र बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंद्र से बोली, चंद्र चलो, वो बुला रहे हैं। चंद्र चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंद्र, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो, ज़्यादा घुमाना मत, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा होगा। फिर बाहर निकलते हुए बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माताजी से कह कर आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखो चंद्र, दवा इन्हें दे देना याद से, वहीं रखी है। कार स्टार्ट हो गई। चंद्र लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंद्र ने उसकी ओर देखा, उसने चंद्र की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंद्र ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंद्र कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, व्यक्त करना चाहता था। लेकिन सुधा कैसी हो गई है? ये वे सुधा तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन ये सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकूची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छिपी हुई कि लगता था दुनिया के प्रति इसमें कहीं कोई खुलाव ही नहीं। चंद्र के मन में जाने कितनी आवाज़ें तड़प उठी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहाँ अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया है कुछ। लेकिन उसके अंतर मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। ये इतना गहरा, इतनी घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंद्र के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा है। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल, निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन थी। चंद्र ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सहसा सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए नीचे निगाह झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंद्र रुक गया, जैसे चंद्र को सितारों का राज मिल गया। सुधा भला बोली तो, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंद्र ने 2 क्षण प्रतीक्षा की कि सुधा अब कुछ बोले, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंद्र फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंद्र और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंद्र जाए भी न, चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े। क्या सुधा भूल गई थी कि चंद्र के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो सुधा का? वह जो अपनी जिद से उछलकर, लड़कर, रूठकर चंद्र से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही है, आज वह इतनी दीनता से, इतनी विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि जल्दी नहीं लौट सकते? क्यों नहीं वे पहले की तरह दौड़कर चंद्र का कॉलर पकड़ लेती और मचलकर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो? लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज़ में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंद्र का मन टूट गया। चंद्र की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी आवाज़ में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते, लेकिन अगर ज़्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। सुधा ने चंद्र से बड़े ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा, हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उससे खुद चंद्र कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियाँ कूंद रही है। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो उस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह
बढ़ता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंद्र की जलती हुई आत्मा नरक चिंताओं में फिर से अपना गौरव पा ले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर कि चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था। जाने क्यों, वह आज सुधा को एक प्रकाश वृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी के कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहाँ पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रखती है जिसमें धूप सुलग रही है। लोन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी, एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। इसे धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई, उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों में उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंद्र ने जूते बाहर ही उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी जैसी स्वच्छ निगाहों से चंद्र को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। अपार्थिव, स्वर्गिक, ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींटे से दे दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर रख दी। उसके बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंद्र के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोंस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो, यहीं ले आओ। चंद्र बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंद्र ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंद्र ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ तो अभी उल्टी हो जाए। मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया, 15 दिन तक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है और कई रोग हो गए हैं। चंद्र का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंद्र ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंद्र की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंद्र के मन में कितना दुख है। चंद्र चाहता कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंद्र अपनी सफाई दे, लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। हे देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, ये चंद्र की सुधा तो नहीं? चंद्र का मन बहुत भर आया। उसने रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ हो उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो? अब यूँ भी मेरी जिंदगी में क्या रखा है? लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो, लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंद्र, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला कौन स्वीकार करेगा? तब ये एक वक्त का भोजन क्यों? ये तो प्रायश्चित है चंद्र। सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंद्र ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिच्छियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती, अगर धर्म का बहाना न हो।
धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंद्र का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, ये तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंद्र? सुधा ने चंद्र की ओर देखकर कहा, मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंद्र। दुर्बलता? चंद्र ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटकाकर कहा, दुर्बलता चंद्र? तुम्हें ध्यान होगा चंद्र, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी ये रहेगी चंद्र, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंद्र, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाई। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गृहित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंद्र। चंद्र ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंखों में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंद्र, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंद्र की आंखों के आंसू सुधा के हाथों पर गिर पड़े। छी, ये क्या चंद्र? कुछ नहीं, चंद्र ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, लेविन नान खटाई हम कल्हे से बनाई के रख दिया रहा कि तो के खिलाई बे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए, तुम चलो हमारे साथ। हिया चंद्र भैया के कौन देखी, अब बिटिया इन्हू के ब्याह कर देव तो हम चली तुम्हारे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंद्र चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्तरी उठाकर एक और रख दी। चंद्र चुप। अब क्या बात करें? पहले वे दोनों घंटों क्या बातें करते थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंद्र बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों? करती तो हूँ चंद्र। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ ये अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंद्र, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी से मैंने ये सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंद्र। जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम जलाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हरेक से नफरत हो गई थी, हरेक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि ये सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशम आत्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंद्र, कृष्ण प्यार के देवता हैं, वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो। मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा सर्वधर्मान परित्यज्य
मम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि माँ शुचे। तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंद्र, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंद्र, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई, तुम्हारे ऊपर नहीं अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंद्र फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे जरा से भी शर्म नहीं। चंद्र के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो कि मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरी सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियाँ सुलाती रही हैं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक तो मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूँ कि ये सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंद्र ने बहुत आवेश में कहा। छी चंद्र, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो नहीं दिया। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंद्र, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब ये ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंद्र ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंद्र। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं ये नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंद्र, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंद्र, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंद्र, तुमने व्यर्थ ये बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, चलो खाना खाएं अब। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंद्र ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा, मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है। मैं पागल न हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंद्र को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परोसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंद्र लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँवों के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंद्र उठा। उसे नींद में ऐसे लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही ना हो। सुधा वही सुधा है, चंद्र वही चंद्र है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली।
एक अजीब सी निगाह से चंद्र की ओर देखा और चंद्र के पाँव को खींचकर वक्ष से लगा लिया। आंख बंद करके लेट गई। चंद्र ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वे चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात है, जब उसने पहले सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। चंद्र कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की सलेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंद्र ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंद्र, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंद्र के मन में जाने कहाँ मरा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा था। उसने सुधा की बाहों में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंद्र की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंद्र मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे। चंद्र कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन में ये कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था चंद्र, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंद्र। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वे तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ। मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंद्र या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंद्र ने हल्की सी चपत मारकर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए। जादूगर ने कहीं की, देखो सुधा, पिछली दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बतलाया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनके चरम लक्ष्य हैं। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसा मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स ही हो? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटोनिक प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल एक दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी होने लगी। पता नहीं क्यों ये संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। बिंटी को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह के जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन में गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह है कि ऐसे क्षण भी आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंद्र, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम ये मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी।
मैंने कुछ दिन बिंती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की ये भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंद्र कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उसकी अंशा अभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है ये। मैं बिंती को बहुत प्यार करती हूँ चंद्र। समझ गया मैं, चंद्र बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुना कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुना मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते हो तो क्यों ये हाल होता। मनमोजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंद्र ने देखा, आम? अरे आम? अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंद्र ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना। कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूँ। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले कर तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं न दे पाऊँगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूँ? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंद्र उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ने, नहा लूँ तब आता हूँ। चंद्र चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा केसू अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंद्र ने नाचते हुए स्वर में कहा, गई है शरबत बनाने। गेसू ने चुन्नी से सिर ढकते हुए और पाँवों को सलवार से ढकते हुए कहा। चंद्र इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश है चंद्र भाई, कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसू ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसू बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसू ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गेसू पियो। एक गिलास गेसू को देकर बोली, चंद्र लो तुम भी पियो। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी। सुधा ने चुपचाप कहा। चंद्र को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ चिढ़कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी और आज क्या ढूंढ रहे हो चंद्र? सुधा बोली, रुमाल, कोई मिल ही नहीं रहा। मैं सारे रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूंगी तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंद्र बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वे कुछ खा पी नहीं सकी। चंद्र खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा दी। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंद्र भी चारपाई के पास बैठ गया। तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंद्र, बिंती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है। चंद्र ने छेड़ा, अरे मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें, बहुत गंभीर बात है। क्या तुम बिंती से ब्याह कर लो? बिंती से? कुछ दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? नहीं, इस बारे में पहले पहले ये बोले कि चंद्र से बिंती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं। उससे बोले कि तुम ही कहो चंद्र से। कर लो चंद्र, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंद्र हंस पड़ा। ये खुराफातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं, याद है एक बार और तुमने ब्याह के लिए कहा था। सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है, खैर तब की बात दूसरी थी। अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं करनी चाहिए। तुम क्या कह रही हो? क्यों कह रही हो? तुम मेरे बिंती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन ये जानती हूँ कि बिंती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है।
उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंद्र हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो, प्यार करे तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंद्र, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से न करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंद्र एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, चल दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें। चंद्र ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगी। वे सुधा से उसका सब हाल पूछेगा। सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। उसने चंद्र से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंद्र के सामने अपने मन को जाहिर ही नहीं किया, न होने दिया। सुधा उसके पास फिर होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंद्र को नींद आ गई थी। वह चंद्र के सिरहाने बैठ गई। चंद्र सो गए क्या? क्यों? चंद्र घबराकर उठ बैठा। लो, दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ़ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंद्र गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंद्र को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंद्र के मुंह से लगा दिया। चंद्र ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंद्र, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंद्र फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंद्र के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष से झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अध खिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोली खेल रहे थे। चंद्र आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदनी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंद्र का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंद्र, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंद्र ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदलकर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंद्र। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंद्र कि तुम बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा मुझे, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारा ये स्वास्थ्य, ये असमय वैराग्य और पूजा, ये घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंद्र? मैं ये जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और इनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। ये अजब सा नरक है मेरे जीवन का। लेकिन ये जरूर है चंद्र कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं ये नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल मत छोटा करो। एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे दो। जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ जाओ। तुम तो रास्ता बताओ, वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंद्र? तुम्ही ने जब चाहा मुँह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहाँ वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ, तो तुम ऐसा कभी न सोचते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंद्र, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह न करना, बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी, कभी कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसलें तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी,
बल्कि बिना डरे मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। ये कठिन है चंद्र, आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा यह बताओ तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंद्र भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंद्र ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंद्र को जगाया। चंद्र उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंद्र उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा दिए। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंद्र को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतर्वासक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली, मधुर स्वरों में गोपी का गीत पढ़ती रही। चंद्र संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंद्र की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गूंथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सद स्नाता सुधा के भीगे केशों के गीले मोती गिर रहे थे। काय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंद्र ने प्रणाम कर दिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, ये नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंद्र के माथे पर रोले लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? तो और कोई दूसरा नहीं है, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंद्र के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंद्र के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंद्र ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सील रही है। चंद्र ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सील रही हो? रुमाल और बनियान। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद होती है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंद्र खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ गई। चंद्र दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंद्र ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाफती सी लेट गई। चंद्र दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया, सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंद्र, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? ये तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ न। क्या बताऊं चंद्र? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंद्र की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी करहा रही थी। चंद्र ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंद्र चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंद्र से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले ही सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंद्र आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा और कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आई और सुधा और कैलाश को घेरे रही। चंद्र उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंद्र के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। ये 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी, चंद्र से दूर, न जाने कब तक के लिए।
सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक तो उसमें उल्लास वापस आ गया था। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अंतिम भाग के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।